वैसे तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, लेकिन चलो हम लेक्चर नंबर 2 लिख देते हैं। सो पढ़ रहे हम कैफ 6, नाम हमने रखा मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। कुछ लोग सोच रहे होंगे कैफ 6 तो टैक्स था। हाँ, हम दोबारा फिर कैफ 6 में आ गए हैं। मीन कैफ 6 ही हमारी जान नहीं छोड़ रहा। अभी लास्ट टाइम तो टैक्स दिया था, लास्ट टाइम कैफ 6 टैक्स ही था ना। कोई क्वेश्चन किसी का इस सब्जेक्ट को लेके या कोई और इश्यूज? कोई क्वेश्चन नहीं है? मीन फाइनली डिसाइडेड कि हमने ये पेपर अब इसी अटेम्प्ट में देना है और इसी अटेम्प्ट में पास करना है। ठीक हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आईकैप ने बुक नहीं दी, ठीक हो गया। सिलेबस आईकैप ने हमें बताया, एक बुक उन्होंने मुझे दी जो उन्होंने कहा कि सीक्रेट रखनी है, किसी को देनी नहीं है, और उसके ऊपर रिव्यूज़ मांगे हैं। कोई 10 अक्टूबर तक रिव्यूज़ देने हैं। अभी तक मैंने रिव्यूज़ देने की कोशिश नहीं की। उस बुक को खोला, जब मैंने खोलते ही सामने आ गया चैप्टर नंबर 4। मतलब नहीं बताया टोटल कितने चैप्टर्स हैं इस बुक में, खोलते ही आ गया चैप्टर नंबर 4। मैं कहा वाह, 1 2 3 आईकैप ने बताना ही नहीं गवारा किया क्या है, छुपाया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 जब मैंने खोला तो पता चला कि CFAP 3 फाइनल लेवल पे BMS एक पेपर है, उसका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कॉपी करके इन्होंने उसके अंदर दे दिया मुझे। कहते चैप्टर नंबर 4 है। मैं चलो आगे चलते हैं। आगे गए तो एक चैप्टर नंबर 6 आ गया, 5 फिर नहीं बताया क्या है। और चैप्टर नंबर 6 जब मैंने खोला तो वो CFAP 3 का चैप्टर नंबर 3 एज इट इज़ कॉपी पेस्ट, कुछ भी चेंज करने की भी कोशिश नहीं की उन्होंने, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया CFAP 3 का। मैं कहा चलो ठीक है आगे चलते हैं। आगे गए चैप्टर नंबर 7, वो क्या है, CFAP 3 का चैप्टर नंबर 5 एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। मैं कहा चलो आगे चलते हैं। आगे गए तो एक चैप्टर नंबर 8 आ गया। हाँ, वो एक नई चीज़ थी जो CA में पहले कभी नहीं थी, एथिकल डिसीजन मेकिंग के कुछ मॉडल्स जो ACC ICW से उठाए गए। मतलब ये 4 चैप्टर उन्होंने हमें दे दिए मैनेजरियल एनालिसिस से रिलेटेड, जिसमें से हमारा कोई 30 to 40 मार्क्स का पेपर है। ठीक हो गया। सो उस एरिया को हम स्टार्ट करते हैं, कुछ चीज़ों का नॉलेज लेते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक जो उसके अंदर होने चाहिए और हैं भी वो हम बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा नॉलेज बिल्टअप होता चला जाए। होपफुली कोई 10 अक्टूबर तक, 10 नहीं तो 15 अक्टूबर तक आईकैप शायद हमें बुक दे देगा। इस आईकैप का प्रॉमिस था कि हम मिड ऑफ सितंबर तक टीचर्स को बुक देंगे और 1 अक्टूबर को हम स्टूडेंट्स के लिए बुक अवेलेबल कर देंगे। लेकिन खैर प्रॉमिस तो आईकैप ने और भी बड़े सारे किए हुए थे, वो भी सारे पूरे किए हैं, तो शायद ये भी पूरा हो जाएगा। को 15 तक हमारा माइंड है कि बुक आ जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन हम तब तक कुछ टॉपिक्स डेली बोर्ड पे कवर करेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे, और फिर जब बुक आएगी उसके अंदर से फिर हम उनको देखेंगे लर्न करने वाली क्या चीज़ें हैं। कॉन्सेप्ट अभी हम लेने की कोशिश करते हैं। सो मैनेजरियल एनालिसिस में हमने कल देखा कोई 3 टॉपिक हैं, एक एक्सटर्नल एनालिसिस, एक इंटरनल एनालिसिस और एक एथिकल डिसीजन मेकिंग। सो स्टार्ट करते हैं आज हम एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस ये पेपर क्यों हम पढ़ रहे हैं, ये पेपर क्यों पढ़ रहे हैं? मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हमारे पास किसी सेठ का बिजनेस आ जाए, हम क्या बनने जा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के अगर हमारे पास किसी सेठ का बिजनेस आ जाए तो उसको मैनेज कैसे करना है, उसमें डिसीजन कैसे लेने हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हैं चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हैं। तो वो डिसीजन लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये पेपर पढ़ रहे हैं, मेनली डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और डिसीजन मेकिंग कहाँ पे होती है, टेक्निकल लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे या स्ट्रेटजिक लेवल पे?
डिसीजन मेकिंग कहाँ पे होती है मेनली? BCA हमने पढ़ी है ना बचपन में, 3 लेवल थे, ऑपरेशनल लेवल, टेक्टिकल लेवल और स्ट्रेटजिक लेवल। स्ट्रेटजिक लेवल में कौन होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो डिसीजन मेकिंग कहाँ पे होती है? स्ट्रेटजिक लेवल पे। तो स्ट्रेटजिक लेवल की बातें हैं इस पेपर के अंदर सारी सारी, ठीक हो गया। मीन इस पेपर को पढ़ने के लिए हम अकाउंटेंट मुंशी नहीं हैं, मीन ऑपरेशनल लेवल पे या टेक्निकल लेवल पे अकाउंटेंट मुंशी नहीं हैं, हम क्या बनने जा रहे हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक लेवल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट? अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्या डिफरेंस है? जो हम बनने जा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें और अकाउंटेंट में क्या डिफरेंस है? ये वर्ड चार्टर्ड का क्या मतलब हुआ? अथॉरिटी पावर। अकाउंटेंट कौन है? वो बंदा जिसको अकाउंटिंग का काम आता है, ऐसा बंदा जिसको अकाउंटिंग का काम आता है, मीन बी कॉमर। आप में और उसमें डिफरेंस क्या है? क्या आप हो चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब क्या? सर्टिफाइड अकाउंटेंट। मीन आपको किसी बॉडी ने प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया है कि आपके पास अकाउंटिंग का सारा नॉलेज है, आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का सारा नॉलेज है, और आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट जो है वो अकाउंटेंट्स में कोई नहीं है। तो वो जो सर्टिफाइड अकाउंटेंट है, जिसको एक सर्टिफिकेट मिला है, जिसके पास एक अथॉरिटी भी है कोई चीज़ असाइन करने की, वो कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। मीन पुराने ज़मानों से चलता आ रहा है। पुराने ज़मानों में अंग्रेज़ों के दौर में क्या होता था? एक ऐसा बंदा जिसके पास अकाउंटिंग का सारा नॉलेज होता था, मीन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी उसको पता होते थे, तो रॉयल फैमिली की तरफ से उसे एक सर्टिफिकेट मिल जाया करता था एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मीन ये क्या है? सर्टिफाइड अकाउंटेंट है। मीन कोई भी कंपनी इस बंदे को रख के पछताएगी नहीं। क्यों? इसके पास अकाउंटिंग ऑडिट का सारा नॉलेज है। तो वही चीज़ ICAP ने भी अडॉप्ट कर ली और आपको क्या नाम दे दिया? चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्यों? जब आप पूरा CA कर लोगे, पूरा CA कब होगा? जब CA के 21 पर्चे पास करोगे और साथ 3.5 साल के आर्टिकल भी आपके कंप्लीट होंगे, तो ICAP आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा। वो सर्टिफिकेट क्या आपको कहलाएगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। उससे पहले आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो। सिर्फ आर्टिकल कंप्लीट कर लेते हो, 21 पर्चे पास नहीं हुए, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो। उसके बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। वो 21 पर्चे ऐसे नहीं पास होंगे, वो तभी पास होंगे जब आपके पास सारा अकाउंटिंग का, सारा ऑडिट का, स्टैंडर्ड्स का नॉलेज आ जाएगा। दिस मीन अब आपके पास कंप्लीट नॉलेज है अकाउंटेंसी का, तो आप क्या बन गए? चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक लेवल होता है। क्या ख्याल है? अकाउंटेंसी की फील्ड में इससे हाईएस्ट अभी तक कुछ नहीं है, ऑडिट की फील्ड में इससे हाईएस्ट कुछ नहीं है, इवन टैक्सेशन की फील्ड में भी पाकिस्तान में देखा जाए तो इससे हाईएस्ट कुछ नहीं है, इवन बिजनेस कंसल्टेंसी की फील्ड में भी देखा जाए तो इससे ऊपर कुछ नहीं है। इवन आप देखो फाइनेंस की फील्ड में भी ये पेपर आने से और फाइनेंस की फील्ड जो है वो बेहतर हो गई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, तो इससे ऊपर कुछ नहीं है। मीन एक लेवल है, कोई 5 डिफरेंट फील्ड्स में, अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्स, बिजनेस कंसल्टेंसी और फाइनेंस। इसलिए अपने आप को आप लोगों ने कोई आम बंदा नहीं समझना, ठीक हो गया? आपका एक लेवल है, इसलिए प्लीज़ सोसाइटी में चवलें नहीं मारनी हमने। हमारा एक लेवल है और उस लेवल पे हमने रहना है, ठीक हो गया? उस लेवल पे लोग देख रहे होते हैं आपको, आपकी एक एक चीज़ नोट कर रहे होते हैं, आपका एक एक वर्ड नोट कर रहे होते हैं। तो इसलिए थोड़ा केयरफुली चलना है, इस तरह से चलना है कि आपके प्रोफेशन के ऊपर कोई बंदा हाथ ना उठाए, उंगली ना उठाए। क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट? चबल जिया, मतलब बोल क्या रहा है ये? क्या ख्याल है? तो एक लेवल है, वो लेवल हम अचीव करने जा रहे हैं, तो अभी से हमें क्या करना है? उन चीज़ों को अडॉप्ट करना है। मीन वो लेवल अभी से हमें बनाना है, अपने वर्ड्स में वो लेवल नज़र आना चाहिए, आपकी हरकतों में वो लेवल नज़र आना चाहिए। दुनिया के पीछे नहीं, दुनिया आपके पीछे भागे। दुनिया को मैं बताना ना पड़े मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, नहीं, लोग आपको देख के कहें कि वाकई ये को पढ़ा लिखा आदमी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट नहीं। क्या बनने जा रहे हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन मजे की बात है, कुछ लोग CA के साथ BCom कर रहे होते हैं। क्यों क्यों करनी ग्रेजुएशन? जब आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना है तो एक सर्टिफिकेट कंसीडर किया जाता है। तो सर्टिफिकेट से ऊपर कोई चीज़ है? नहीं सर, क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज है उसमें मतलब उस सर्टिफिकेट की वैल्यू आपके लिए कुछ नहीं है?
आपको उस सर्टिफिकेट से कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती। सर वो कुछ ये फैक्टर आ जाते हैं कि कुछ लोग जो है मतलब अपने आप पे बिलीव नहीं रखते कि मैं ये सर्टिफिकेट कि शायद मैं उससे ये होगा नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ B.Com ही कर लूँ। ग्रेजुएशन की डिग्री भी हो सकती है। और मज़े की बात है 90% वो लोग नहीं कर पाते, वो B.Com ही रह जाते हैं। ऐसा ही। क्यों? अपनी सोच ही छोटी कर ली ना। जब सोच ही छोटी कर ली तो फिर वो बड़ा तो नहीं ना आप बनोगे। क्या ख्याल है? तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, ना अकाउंटिंग में, ना ऑडिट में, ना टैक्स में, ना कंसल्टेंसी में, ना फाइनेंस में। इसलिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। आप जो कर रहे हो वो बेस्ट कर रहे हो। इससे आगे दुनिया में और कुछ नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने तो शायद हमारी किस्मत अच्छी थी, हम नहीं बने। क्यों? यहाँ पे हम उनसे ज़्यादा कमा लेंगे, उनसे ज़्यादा कमा लेंगे। तो इसलिए जो बनने जा रहे हो वो बिल्कुल ठीक करने जा रहे हो, और इसका एक लेवल है। प्लीज़ उस लेवल को अभी से फील करना शुरू करें कि हम एक लेवल पे जा रहे हैं। तो हमारी हरकतों में, हमारे वर्ड्स में वो लेवल जो है वो शो होना चाहिए। हमें दुनिया को बताना ना पड़े हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। क्या ख्याल है? बल्कि कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी चवले मार रहा है तो उसे समझाना चाहिए कि तू क्या चवले मार रहा है यार, प्रोफेशन को बदनाम कर रहा है तू। क्या ख्याल है? प्रोफेशन बदनाम होगा तो किसकी बदनामी है? आप लोगों की बदनामी है। क्या ख्याल है? वो प्रोफेशन पे नहीं, उंगली आप पे उठ रही है, क्योंकि आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। और इसे रिलेटेड ICAP ने बाकायदा पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, जिसे एक विसल ब्लोइंग पॉलिसी का नाम दिया जाता है कि अगर प्रोफेशन के अगेंस्ट कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट चवलें मार रहा है तो आप ICAP को रिपोर्ट कर सकते हो। ICAP उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। शब्बर ज़ैदी ने क्या गलत किया? शब्बर ज़ैदी ने गलत क्या किया? तो वो तो रियलिटी आपको बता रहा है, वो तो रियलिटी बता रहा है। हाँ, इसहाक डार अगर गलत करके गया है तो ICAP उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, अगर आप रिपोर्ट करो तो। अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो प्रूव भी होना चाहिए। हाँ, खैर वो अलग बातें हैं। वापस आ गए, बिजनेस को मैनेज करना है हमने, मैनेजरियल एनालिसिस, बिजनेस को मैनेज करना है। तो बिजनेस को मैनेज करने के लिए वो कहता है जी आपको आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के बाहर एक दुनिया है उसको भी देखना है। बिजनेस के बाहर एक दुनिया है उसको भी देखना है। मीन कुछ फैक्टर्स हैं उनको भी देखना है। क्यों? वो फैक्टर्स आपके बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, तो आपने उन फैक्टर्स को देखना है। तो क्या करना है? उन फैक्टर्स को देखने के लिए आपको परफॉर्म करना है एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस जो है इसे एनवायरमेंटल एनालिसिस का नाम भी दिया जाता है। और जब वर्ड आता है एनवायरमेंट तो इसका मतलब होता है इंडस्ट्री या मार्केट। इंडस्ट्री या मार्केट जिसमें बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। क्या ख्याल है? तो बिजनेस को मैनेज करने के लिए वो कहता है जी आपको क्या करना है? इंडस्ट्री मार्केट को भी देखना है जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हो। इंडस्ट्री मार्केट आपके बिजनेस के अंदर है या बिजनेस के बाहर है? बाहर है। तो उसके अंदर क्या करना है? आपने कुछ फैक्टर्स को देखना है, और उन फैक्टर्स को देखने के लिए आपको क्या करना है? परफॉर्म करना है एक्सटर्नल एनालिसिस या फिर एनवायरमेंटल एनालिसिस, जहां से आपको कुछ दो तरह के फैक्टर्स पता चलेंगे। कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स पता चलेंगे जो आपके बिजनेस के लिए होती हैं क्या? अपॉर्चुनिटीज। मीन आपके बिजनेस के बाहर कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। हम में से कुछ फैक्टर्स पॉजिटिवली आपको अफेक्ट करते हैं, और वो जो पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं वो आपके बिजनेस के लिए क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? वो चीजें इंडस्ट्री मार्केट में जिनको कैप्चर करने से आपका ऑब्जेक्टिव मीट करने में आपको हेल्प मिलेगी। हाँ, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं, और वो नेगेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं? आपके बिजनेस के लिए थ्रेट्स होते हैं जिनको अवॉइड करना आपके लिए ज़रूरी है। और समटाइम वो चीज़ें ऐसे अवॉइड नहीं होती। गवर्नमेंट ने आपके बिजनेस के लिए जो है वो लॉ बड़े स्ट्रिक्ट कर दिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटी थ्रेट है। ये ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देंगे या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्यों? वो लॉ स्ट्रिक्ट बन गए हैं तो उनकी कंप्लायंस करना पड़ेगी ना। उनकी कंप्लायंस करने पे कॉस्ट आती है, और वो कॉस्ट बेयर करने से आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अफेक्ट होगा। क्या ख्याल है?
कंप्लायंस नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, तब भी पेट्रोल फाइन्स पेनल्टीज आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। तो इसलिए देखना है वो क्या नेगेटिव फैक्टर हमारे इंडस्ट्री मार्केट में नहीं आ रहे हैं, क्यों, उनके अगेंस्ट अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमें तबाह करके रख देंगे। पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं, मार्केट के अंदर आपके बिजनेस की प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो मार्केट के अंदर उनकी डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, आपके बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। तो अब आपको कुछ करना है इसके अगेंस्ट या नहीं करना, कुछ करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी है ना, प्रोडक्ट की आपकी डिमांड बढ़ गई है तो आपको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी कैप्चर करनी है। ऐसे तो नहीं कैप्चर होगी ना, बैठे बिठाए तो नहीं होगी। तो क्या करना चाहिए आपको, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग और करनी चाहिए, अपनी प्रोडक्ट को और ज़्यादा फैलाना चाहिए, अपनी ब्रांचेज ऐसे एरियाज में भी बनानी चाहिए जहाँ पे कस्टमर है लेकिन आपकी कोई बिजनेस नहीं ऑपरेट हो रहा, तो वहाँ पे भी जाना चाहिए। क्यों, इससे ऑब्जेक्टिव मीट करने में क्या होगी, हेल्प मिलेगी। सो एक्सटर्नल एनालिसिस हमें करना है, क्यों, बिजनेस को मैनेज करने के लिए। क्यों करना है एक्सटर्नल एनालिसिस, टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, कि इन्हें हमने कैप्चर करना है लेकिन वो हैं क्या, कैसे पता चलेंगी, एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करके। इन्हें हमने अवॉइड करना है लेकिन वो हैं क्या, कैसे पता चलेंगे, एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करके। तो बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमने क्या करना है, एक्सटर्नल एनालिसिस मीन एनवायरमेंटल एनालिसिस करना है, मीन आउटसाइड द बिजनेस कुछ फैक्टर्स हैं उनको देखना है, जहां से पॉजिटिव फैक्टर्स देखने हैं जो हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटीज, और नेगेटिव फैक्टर्स देखने हैं जो हमारे लिए क्या है, थ्रेट्स हैं। तो हमने ये देखने हैं क्या, ताकि फिर हम डिसाइड करके देख सकें इन्हें कैसे कैप्चर करना है और इन्हें कैसे अवॉइड करना है। क्या फैक्टर्स हैं जो हमने देखने हैं इंडस्ट्री मार्केट के अंदर, एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर। वो कहता है कुछ 6 तरह के फैक्टर्स हैं जो आपको देखने हैं, और उन फैक्टर्स को नाम दिया जाता है पेस्टल फैक्टर्स का, PESTEL। इन एक्सटर्नल एनालिसिस हमने करना है तो कैसे करना है, थ्रू 6 पेस्टल फैक्टर्स। P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल फैक्टर्स, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने, आने वाली कौम ने तो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ी होनी। S स्टैंड्स फॉर सोशल फैक्टर्स, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, E स्टैंड्स फॉर इकोलॉजिकल फैक्टर्स, एंड L स्टैंड्स फॉर लीगल फैक्टर्स। सो हमें एक्सटर्नल एनालिसिस मीन आउटसाइड द बिजनेस कुछ फैक्टर्स को देखना है, क्यों, टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। क्यों ये आइडेंटिफाई होंगी तो फिर हम आगे डिसीजन लेंगे कि इनको कैसे कैप्चर करना है, इनको कैसे अवॉइड करना है। लेकिन वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या परफॉर्म करना है, एक्सटर्नल एनालिसिस। कैसे, थ्रू 6 पेस्टल फैक्टर्स। एक चीज याद रखनी है कि सबके साथ अल 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 आ रहा है, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल। इकोनॉमिकल नहीं है, क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब क्या है, इकोनॉमी से रिलेटेड बातें। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता या चीप, तो ये सस्ते या चीप फैक्टर नहीं है। क्या है, इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल नहीं। ठीक हो गया। इकोनॉमिक का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स की बातें हैं, मीन इकोनॉमिक्स के कुछ फैक्टर्स हैं। सो क्या हैं ये फैक्टर्स, इनका थोड़ा नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं जी हमें देखने हैं पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर बिजनेस के अंदर है, बिजनेस के बाहर है, बिजनेस के बाहर है। क्या देखना है हमने पॉलिटिकल फैक्टर्स में, कहते हैं जी पॉलिटिकल फैक्टर में हमें देखना है क्या, हु इज इन द गवर्नमेंट। कि हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं अपना बिजनेस, वहाँ की गवर्नमेंट कौन है। ये गवर्नमेंट कौन है, ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। पाकिस्तान में सपोज 3 तरह की पार्टीज हैं, एक पीपल्स पार्टी है, एक PMLN है और एक PTI है। ठीक हो गया। ये जो पीपल्स पार्टी है, इसकी बात करें तो ये सारे लोग हैं एग्रीकल्चरलिस्ट, और PPP की गवर्नमेंट जब भी आएगी एग्रीकल्चर की बड़ी फेवर में होगी, इंडस्ट्रियलिस्ट ये नहीं है। और अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
एज ए बिजनेस, तो हमारे बिजनेस के लिए ये गवर्नमेंट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और उसके हमारे पास एविडेंस भी है। पास में जब पीपीपी की गवर्नमेंट थी, इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को तो बड़ी सब्सिडीज दी, बड़ा उनका सोचा, क्योंकि खुद भी एग्रीकल्चरिस्ट थे, लेकिन इंडस्ट्री का नहीं सोचा। उनकी पहले बिजली बंद कर दी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर वो गैस पे गए, सर्दियों में उनकी 6 माह गैस बंद कर दी, और वो सारी की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उन्होंने यहाँ से उठाई, कहाँ पे ले गए? बांग्लादेश में। और उसके बाद बांग्लादेश इकोनॉमिकली हमारे यहाँ पे था, अब यहाँ पे। हु इज़ इन द गवर्नमेंट? बिजनेस को अफेक्ट करता है। क्यों? उस गवर्नमेंट पार्टी की पॉलिसीज हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। फिर आई एक नून लीग की गवर्नमेंट। ये लोग हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं। इन्होंने क्या किया? आके इंडस्ट्री को फेवर दी, क्योंकि हमारी भी इंडस्ट्री है, कुछ स्टेबल बनाते हैं, और नहीं तो चलो शुगर इंडस्ट्री ही स्टेबल बना ली, क्योंकि अपनी थी। एग्रीकल्चरलिस्ट का ख्याल नहीं किया। एग्रीकल्चरिस्ट ने क्या किया? जो प्रोडक्शन की मार्केट में उनकी प्राइस इतनी भी नहीं थी कि अपनी कॉस्ट पूरी कर सकें, उन्होंने सारी की सारी अपनी प्रोडक्शन दरियाओं में, नहरों में फेंक दी। क्यों? स्टोर करने पे भी कॉस्ट आती है। और उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा तबाह हो गया। और हमारी इकॉनमी के 2 ही बड़े सेक्टर थे, एक टेक्सटाइल जो पीपीपी ने तबाह कर दिया, और दूसरा एग्रीकल्चर जो पीएमएलएन ने तबाह कर दिया। और अगर हम पीएमएलएन की गवर्नमेंट में एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। हाँ, अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो फिर पॉजिटिव। एक तीसरी पार्टी है जिसका पता ही नहीं चल रहा को क्या है, आइदर एग्रीकल्चरलिस्ट है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्योंकि वो हजूम है, पार्टी नहीं है। क्या कहना है? तो हु इज इन द गवर्नमेंट, ये एक पॉलिटिकल फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करता है। क्यों? उस गवर्नमेंट पार्टी से हमें पता चलेगा कि इनकी पॉलिसीज हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव होंगी। दिस मीन अपॉर्चुनिटी है बिजनेस को एक्सपैंड करने की। क्यों? गवर्नमेंट हमें फेवर देगी, हमारे लिए अच्छी पॉलिसीज बनाएगी, तो हम बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, मोर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मोर प्लांट मशीनरी लगा के अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हैं। नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी हमारे बिजनेस की फेवर वाली नहीं है। हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और गवर्नमेंट आ गई है पीपीपी की, तो दिस मीन हमारे लिए क्या हो गया? थ्रेट, कि हमें आप बिजनेस एक्सपेंशन नहीं बल्कि यहीं पे बिजनेस को रोक देना चाहिए। क्यों? ये पता नहीं क्या पॉलिसीज बनाएंगे, उससे हमारा बिजनेस अफेक्ट हो सकता है, तो हमें शायद पाकिस्तान की बजाय बाहर कहीं चाहिए अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो। हाँ, अगर एग्रीकल्चरलिस्ट हैं तो फिर बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं और ज़मीनें खरीदते हैं। क्यों? ये गवर्नमेंट हमें बहुत ज़्यादा सब्सिडीज ग्रांट देने जाएगी। क्यों? ये एग्रीकल्चर की फेवर में होती है। तो एक पॉलिटिकल फैक्टर है। साथ एक पॉलिटिकल फैक्टर और है क्या? एंड हाउ स्टेबल इज द गवर्नमेंट, कि कौन गवर्नमेंट में है और गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है। क्यों? ये गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी भी हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करती है। गवर्नमेंट स्टेबल है, दिस मीन हम कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करके अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हैं। नहीं, आए दिन धरने चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, आज गवर्नमेंट गई, कल गई, आज नहीं आ गई, कल नहीं आ गई, तो इससे क्या होता है? पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टर्ब है ना, तो इससे हमारा बिजनेस भी डिस्टर्ब रहता है। क्यों? हर नई आने वाली गवर्नमेंट नई पॉलिसीज़ बनाती है, तो हम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट नहीं कर सकते। मीन हमारा ऑब्जेक्टिव उससे क्या होगा? अफेक्ट होगा। कंट्री की गवर्नमेंट स्टेबल है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है? अपॉर्चुनिटी है कि हम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज के थ्रू ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हैं, बिजनेस को हम सर्वाइव दे सकते हैं। नहीं, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं है, आए दिन चेंज होती रहती है, कभी मार्शल लॉ लग रहा है, कभी क्या गवर्नमेंट आ रही है, कभी धरने हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो इससे बिजनेस भी डिस्टर्ब रहता है। क्यों? हर नई आने वाली गवर्नमेंट अपनी नई नई पॉलिसीज बनाती है। नून लीग आ गई तो उसकी और पॉलिसीज हैं, पीपीपी आ गई तो उसकी और पॉलिसीज हैं, पीटीआई आ गई तो पता नहीं क्या पॉलिसीज हैं, तो इससे भी बिजनेस अफेक्ट होता है। तो ये भी एक पॉलिटिकल फैक्टर है। इसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर में हमने क्या देखना होता है? गवर्नमेंट की हमारे टाइप के बिजनेस के लिए पॉलिसीज क्या हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या पॉलिसीज हो सकती हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे टाइप के बिजनेस के लिए आइदर प्राइवेटाइजेशन है या फिर नेशनलाइजेशन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेटाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन क्या है? फ्री इकोनॉमी,
गवर्नमेंट ने हमें फ्री हैंड दे दिया, भाई बिजनेस आप डिसीजन जो मर्जी लो, जो मर्जी प्रोड्यूस करो, जितना मर्जी प्रोड्यूस करो, जो मर्जी प्राइसेस रखो, हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव कि हम अपनी मर्जी से अपने प्रोडक्शन लेवल, अपनी प्राइसेस सब कुछ सेट करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। हमने अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से देखना है, ऑब्जेक्टिव मीन प्रॉफिट, के मीट करने में हेल्प देगी या नुकसान करेगी। नेशनलाइजेशन क्या है? कंट्रोल्ड इकोनॉमी। भाई बिजनेस हम डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट आपकी प्राइसेस क्या होनी चाहिए, हम डिसाइड करेंगे आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कब, कितना, कैसे प्रोड्यूस करना है। दिस मीन बिजनेस को अंडर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन चलना पड़ेगा। क्या ख्याल है? फ्रीली ऑपरेट नहीं कर सकेगा तो इससे ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प मिलेगी या हर्डल प्रॉब्लम? हर्डल प्रॉब्लम होगी और ये हमारे लिए क्या होगा? थ्रेट होगा। इसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर में क्या हो सकता है? गवर्नमेंट की पॉलिसी अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट इंक्रीज कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? रोड्स बनेंगे, रेलवे बनेंगे, डैम बनेंगे, हाईवेज, मोटरवेज, पुल बनेंगे, तो गवर्नमेंट ने इसका बजट इंक्रीज कर दिया। हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? रोड जितने अच्छे होंगे उतना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा, हमारी गुड्स का इन आउट डिलीवरी में हेल्प मिलेगी, तो ये चीज़ बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी, अपॉर्चुनिटी। नहीं, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट डिक्रीज कर दिया, नए रोड्स नहीं बनेंगे, डैम्स नहीं बनेंगे, हाईवेज मोटरवेज नहीं बनेंगे, पुल नहीं बनेंगे, तो नई पॉपुलेशन तो बन रही है ना। क्या ख्याल है? तो उससे क्या होंगे? रोड कंजस्टेड हो जाएंगे, नए नहीं बनेंगे तो पुराने बंजर हो जाएंगे, तो उससे हमारी डिलीवरीज क्या होंगी? रश की वजह से ट्रैफिक में स्ट्रक होंगी तो उतना ही बिजनेस एफिशिएंसी हमारी इफेक्ट होगी, और ये चीज़ बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो ये क्या बना हमारे लिए? थ्रेट। इसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर क्या हो सकता है? गवर्नमेंट की पॉलिसी अबाउट एजुकेशन। गवर्नमेंट ने कंट्री में अंदर एजुकेशन का बजट इंक्रीज कर दिया, इससे हमारे बिजनेस को क्या इफेक्ट पड़ेगा? भाई एजुकेशन का बजट इंक्रीज कर दिया, दिस मीन हमें पढ़ी लिखी जनता मिलेगी, पढ़ी लिखी लेबर मिलेगी, स्किल्ड लेबर मिलेगी, जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। गवर्नमेंट ने एजुकेशन का बजट डिक्रीज कर दिया तो हमें अनपढ़ जाहिल मिलेंगे। क्या ख्याल है? इनको अगर काम पे हमने रखना है तो इनको ट्रेन करना पड़ेगा, उस ट्रेनिंग की कॉस्ट भी हमें बेयर करना पड़ेगी, ट्रेनिंग पे टाइम भी लगेगा, तो ये चीज़ हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मीनिंग क्या है? थ्रेट है। पढ़ी लिखी जनता मिलेगी तो ये लॉ रेगुलेशन की कंप्लायंस में हमें हेल्प देगी। अनपढ़ जाहिल मिलेंगे तो इनको तो पहले लॉ रेगुलेशन बताना पड़ेगा हैं क्यों, फिर जाके शायद ये कंप्लायंस की तरफ आएंगे, और उतनी देर में हमारा बिजनेस डिस्टर्ब ही रहेगा। क्या ख्याल है? सो ये कुछ पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की। इसके अलावा एक गवर्नमेंट की और भी पॉलिसी हो सकती है, एनवायरमेंटल पॉलिसी। गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल पॉलिसी टाइट कर दी। टाइट करने का मतलब क्या है कि भाई बिजनेस देखो, बिजली एक स्केर्स रिसोर्स है, ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही। क्यों? पिछली गवर्नमेंट्स ने जो है वो पावर प्लांट नहीं लगाए थे, तो इसलिए प्रोड्यूस नहीं हो रही। क्यों? पिछली गवर्नमेंट का कसूर है, हमारा कसूर ही नहीं है। तो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही, घरों में लोड शेडिंग हो रही है, लोग बेचारे गर्मी में मर रहे हैं, तो आपको शाम को 8 बजे के बाद बिजली नहीं मिला करेगी। सुबह 8 बजे मिला करेगी, शाम 8 बजे के बाद नहीं मिला करेगी। बिजनेस की पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? अगर आपकी प्रोडक्शन 24 आवर्स चल रही थी तब क्या 24 आवर्स चलेगी? ना। बिजनेस सोचा चलो हम गैस पे चले जाते हैं, प्रोडक्शन गैस पे करते हैं। बिजनेस ने क्या किया? अपनी सारी की सारी मशीनरी प्लांट जो है वो शिफ्ट कर दिए गैस पे। गैस पे प्रोडक्शन चल रही है। भाई बिजनेस देखो, सर्दियां आ गई हैं, घरों में सुबह सुबह चूल्हे नहीं जा रहे, बच्चे बेचारे बगैर नाश्ते के स्कूलों कॉलेज में जा रहे हैं, तब ये 6 माह प्लीज़ आपको गैस नहीं मिलेगी। क्यों? हम घरों की जो है वो ज़रूरत पूरी कर लें, प्लीज़ आप नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। तब बिजनेस क्या करे? पेट्रोल पे शिफ्ट कर ले। हाँ, और पेट्रोल हिस्ट्री की हाईएस्ट प्राइस पे साथ ही पहुंच गया, तो बिजनेस क्या करे? हाँ,
इन पॉलिसीज़ की वजह से इसी कंट्री में बैठा रहे? नहीं, ठुड्डा मारे ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसे कंट्री को, ऐसे कंट्री में जाए जहाँ पे ये चीज़ें ईजीली अवेलेबल है। क्या ख्याल है? इसलिए बिजनेसमैन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। इकॉनमी की तबाही की मेन रीज़न क्या है? इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही यहाँ पे। जो इन्वेस्टर हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लेके जा रहे हैं? बाहर। और जब बाहर लेके जानी है तो क्या करना है? डॉलर खरीदना है या बेचना है? खरीदना है। और डॉलर की डिमांड ज़्यादा, पाक रुपये की क्या है? सप्लाई। तो उस वजह से डॉलर ने क्या करना है? ऊपर जाना है, नीचे आना है? हाँ, इन्वेस्टर अगर पाकिस्तान में आए तो कैसे आएगा? डॉलर बेच के पाक रुपये बाय करके। क्या ख्याल है? तो से पाक रुपये कहाँ पे जाएगा? ऊपर। डॉलर कहाँ जाएगा? नीचे। ये इतनी सी बात गवर्नमेंट की समझ में नहीं आ रही कि इकॉनमी को क्या करना है? थोड़ा लीनियट करना है। लीनियट करने से क्या होगा? इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएगा। उससे क्या होगा? नए बिजनेस लगेंगे। नए बिजनेस लगने से क्या होगा? लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। क्या ख्याल है? इस वक्त कम से कम मेरे ख्याल से कुछ 1500 कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट मार्केट में फिर रहा है। आर्टिकल नहीं मिले। क्यों? डिमांड ही नहीं है आगे। बिजनेस रुके पड़े हैं, फैल नहीं रहे, रुके पड़े हैं। क्यों? पकड़ दकड़ हमने स्टार्ट की हुई है। इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। और एक इकॉनमी जो सारी ज़िंदगी चली करप्शन पे है, उसमें से अगर करप्शन निकाल दोगे तो क्या बचेगा? बचे कुछ भी नहीं। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहिए रादर दैन उन्हें डिस्करेज करना, जिससे सारे मसले ठीक हो जाएंगे। डॉलर भी नीचे आ जाएगा, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बन जाएंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ पे गुड सर्विसेज भी प्रोड्यूस होंगी, उससे नेशनल इनकम बढ़ेगी। इकोनॉमिकली क्या आएगी? जीडीपी भी आपका इम्प्रूव कर जाएगा। बस इतनी सी बात इनको समझ नहीं आ रही। क्यों? पढ़े लिखे लोग हैं ना, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। ये कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो अगर हमें कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसके अंदर से हमें आइडेंटिफाई करने आने चाहिए और इनके बारे में कुछ बात करनी आनी चाहिए कि आइदर हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देंगे या ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक फैक्टर भी हैं जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। क्या हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर? कहते जी इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? नेशनल इनकम एक इकोनॉमिक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करता है। व्हाट इज नेशनल इनकम? और जीडीपी। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मीन आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है। व्हाट इज नेशनल इनकम? व्हाट इज नेशनल इनकम? वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। मीन हमारे कंट्री में एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसकी वैल्यू को हम नाम देते हैं क्या? नेशनल इनकम। एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है। बिजनेस के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव? क्यों? नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है, दिस मीन इकॉनमी ग्रोथ की तरफ है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है, तो उससे हमारी सेल के भी बढ़ने का चांस है। तो ये ऑब्जेक्टिव मीट करने में क्या करेगी? हेल्प देगी। नेशनल इनकम डिक्रीज हुई है, लोगों की परचेजिंग पावर क्या हुई है? कम हुई है, तो इससे हमारी सेल अफेक्ट हो सकती है। ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल, प्रॉब्लम या हेल्प देगी? हर्डल, प्रॉब्लम, तो ये क्या बनेगा? थ्रेट। ठीक हो गया। उसी नेशनल इनकम को जीडीपी भी बोलते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? इन्फ्लेशन। जिस कंट्री में हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, पूरे एशिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है। पॉजिटिव बिजनेस के लिए नेगेटिव? क्यों नेगेटिव? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाएगी, मटेरियल महंगा, लेबर महंगी, ओवरहेड महंगे, खर्चे हमारे ट्रांसपोर्टेशन के महंगे। तो अगर हम कस्टमर को ये चार्ज करने की कोशिश करेंगे थ्रू हाई प्राइसेस, उससे कस्टमर लूज होने से हमारी सेल अफेक्ट हो सकती है। तो इसलिए क्या है? हमारे लिए थ्रेट है। एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जिस इकॉनमी में हम ऑपरेट कर रहे हैं
अगर कोई फैक्टर उस इकॉनमी के लिए नेगेटिव है, तुम्हारे बिजनेस के लिए भी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता वो। हाँ, अगर कोई फैक्टर इकॉनमी के लिए पॉजिटिव है तो हमारे बिजनेस के लिए भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जिस कंट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट पहले से हाई हो गई है। इकॉनमी के लिए अच्छी चीज है, बुरी चीज है? तो बिजनेस के लिए भी बुरी चीज है। क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो गया तो अल्टीमेटली इससे भी परचेजिंग पावर अफेक्ट होगी ना, तो ये चीज भी हमारी सेल को अफेक्ट करते हुए बिजनेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है इकोनॉमिक फैक्टर, इंटरेस्ट रेट। जिस कंट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे सेंट्रल बैंक ने, गवर्नमेंट नहीं, कौन इंटरेस्ट रेट हाई लो करता है? सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट को हाई कर दिया है। हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? क्यों नेगेटिव? कॉस्ट ऑफ बोरिंग हाई होने से, लोन महंगा होने से, अगर हमारे कोई प्रोजेक्ट लोन पे चल रहे थे तो हमें बंद करना पड़ेंगे, या कोई फ्यूचर प्लानिंग थी लोन से बिजनेस एक्सपैंड करने की, तब वो प्लान हमें क्या करना पड़ेंगे, रोकना पड़ेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव है। जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है ना तो लोग इक्विटीज में नहीं बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? वहां से रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। तो उस वजह से भी बिजनेस एक्सपेंशन क्या हो जाती है, रुक जाती है। जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है ना तो लोग घरों में तिजोरियों में पैसे नहीं रखते, कहां पे रखते हैं, बैंक में रखते हैं। क्यों? वहां से मुनाफा ज्यादा मिल रहा है, रखने का फायदा है। उस सूरत में सेविंग ज्यादा होगी या कम होगी? सेविंग ज्यादा होगी। क्यों? जब घर में तिजोरी में पड़ा है ना, हमारी जेब में पैसा पड़ा है तो ये टिकता नहीं है, ये हमें तंग करता रहता है, खर्चो खर्चो खर्चो, उससे कंजम्पशन ज्यादा होती है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोगों को बैंक से रिटर्न ज्यादा नजर आ रहा है, तो फिर तिजोरियों में नहीं रखेंगे, कहां पे रखेंगे, बैंक में। तो वो बैंक में पड़ा सेव हो गया। क्यों? बैंक से निकाल के यूज करना बड़ा औखा काम है, अपनी पॉकेट से या तिजोरी से निकाल के यूज करना बड़ा आसान काम है। और वैसे भी नजर आ रहा है तो खर्चना चाहिए, खर्चना चाहिए, खर्चना चाहिए, तंग करता रहता है। क्या ख्याल है? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब सेविंग ज्यादा होगी तो हमारी सेल भी क्या होगी, कम होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, नेगेटिव है। मीन बिजनेस एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ से भी नेगेटिव है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से भी नेगेटिव है, और हमारी सेल के पॉइंट से भी नेगेटिव है। क्यों? हमारी कंजम्पशन को अफेक्ट कर रहा है। सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट ज्यादा किया ही क्यों, अगर ये इकॉनमी के लिए इतना नेगेटिव है तो? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन कब आता है? जब मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई ज्यादा होती है। मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई ज्यादा होती है, मीन लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है, तो लोग औकात से बाहर हो जाते हैं, बेजा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और जब बेजा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उससे क्या होता है, उतनी पीछे प्रोडक्शन नहीं होती जितना ये डिमांड कर रहे हैं, तो उसे इन्फ्लेशन आ जाता है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना चाह रहा है कि मार्केट से पैसा जो है वो ले जाओ, कहाँ पे, बैंकों में। कैसे? इंटरेस्ट रेट हाई करके। क्यों? लोन की सूरत में मार्केट में नहीं आएगा, जो मार्केट में लोगों के पास पड़ा है वो भी कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, बैंकों के अंदर। क्यों? वहाँ से हमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन इकॉनमी के लिए खतरा है। तो जैसे ही इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ, फौरी आपने क्या करना है, इंटरेस्ट रेट हाई करना है, लो करना है। और इंटरेस्ट रेट का लो होना बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? क्यों? लोन, कॉस्ट ऑफ बोरिंग सस्ती होगी तो लोन पे लेके बिजनेस को एक्सपैंड करना इजी। इंटरेस्ट रेट लो हुआ तो लोग अब बैंकों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कहां पे इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटीज में। क्यों? हमें हराम नहीं खाना, हलाल के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे भी बिजनेस एक्सपेंशन। इंटरेस्ट रेट लो हुआ तो लोग बैंकों में नहीं रखेंगे, घर में तिजोरी में पड़ा रहने दो। क्यों? हमें हराम नहीं खाना। और घर पे जब तिजोरी में पड़ा तो उससे कंजम्पशन ज्यादा होने से, सेल ज्यादा होने से भी बिजनेस के लिए क्या बनेगी, ये अपॉर्चुनिटी। लोग है ना, मतलब जब फायदे की बात होती है तो हलाल हराम साइड पे हो गया। क्या ख्याल है? लेकिन जब फायदा इधर मिल रहा है तो नहीं नहीं, बैंकों में नहीं, हराम नहीं खाना, हमने इधर पड़ा रहने दो, या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। मीन अपनी जहाँ पे फायदा होता है वहाँ पे लोग इस्लाम को ले आते हैं। सो ये कुछ इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। क्या ख्याल है? एक चीज़ और फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर में,
गवर्नमेंट ने हमारे टाइप के बिजनेस के लिए टैक्स जो है वो इंक्रीज कर दिया, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव क्यों? ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नहीं, गवर्नमेंट ने हमारे टाइप के बिजनेस को क्या किया? सब्सिडी देना शुरू कर दी। गवर्नमेंट ने हमारे टाइप के बिजनेस को ग्रांट्स देना शुरू कर दी। तो ये क्या है? थ्रू कॉस्ट कटिंग हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देंगी। मीन अपॉर्चुनिटी, टैक्सेशन, सब्सिडी, ग्रांट्स तो हमने कहाँ पे डिस्कस करना है? पॉलिटिकल फैक्टर में, इकोनॉमिक में नहीं। ठीक हो गया? कुछ सोशल फैक्टर भी हैं जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। और ये सोशल फैक्टर क्या है? कंज्यूमर का टेस्ट, फैशन, हैबिट, प्रेफरेंस। हम जिस कंट्री में, जिस सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ के कंज्यूमर का हमारी प्रोडक्ट का टेस्ट बन गया, हैबिट बन गई, प्रेफरेंस बन गई, या हमारी प्रोडक्ट वहाँ पे फैशन में आ गई। बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, अपॉर्चुनिटी। नहीं, हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ के कंज्यूमर का हमारी प्रोडक्ट का टेस्ट नहीं रहा। सपोज हमें मैकडॉनल्ड क्या बेच रहे हैं? बर्गर। जनता खाई जा रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है। अचानक सोसाइटी के अंदर किसी ने शोशा छोड़ दिया, ये मैकडॉनल्ड बर्गर खाने से मोटापा होता है और इससे बीमारियां लगती हैं। ठीक है, हुआ कंज्यूमर की प्रेफरेंस को, कंज्यूमर की हैबिट को चेंज कर देगा। हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। सोशल फैक्टर, सोसाइटी हमारे बिजनेस की तरफ मूव हो रही है पॉजिटिवली या फिर हमारे बिजनेस से अवे हो रही है। तो हमें क्या करना है फिर? बर्गर के अंदर एक हरा पत्ता लगा देना है और कहना है ये खाना बर्गर के साथ सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। उसके अंदर जो वाइट सॉस है उसे नीला, पीला, येलो करके कहना हमने बाहर से इंपोर्ट की और सेहत के लिए बड़ी अच्छी है। साथ से कोक, पेप्सी हटा के हमने क्या करना है? माइलो का एक डब्बा रख देना है या जूस पल्पी का एक डब्बा रख देना है। क्यों? ये सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। वरना ये सोशल फैक्टर हमारे बिजनेस को क्या करेगा? तबाह करेगा। सोशल फैक्टर, ये कहते हैं सोशल फैक्टर क्या है? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी बोलते हैं टाइप ऑफ सोसाइटी को, कि जिस कंट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं वहां की सोसाइटी हमारे बिजनेस की टाइप की है या नहीं है। हम एक इस्लामी कंट्री के अंदर अल्कोहल का बिजनेस कर रहे हैं, डेमोग्राफी पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी, थ्रेट? थ्रेट। हम एक ऐसे कंट्री में चिल्ड्रन गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं जहां पे गवर्नमेंट ने बर्थ रेट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई बच्चे दो ही अच्छे। क्या ख्याल है? इतने सारों में से भी दो ही अच्छे निकलते हैं? तो नहीं, रिस्ट्रिक्शन बच्चे दो ही अच्छे, इससे ज़्यादा पर फैमिली चाइल्ड नहीं होने चाहिए। हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? ये डेमोग्राफी सोसाइटी अब हमारे टाइप की नहीं रही। मीन हमारा जो टाइप ऑफ कस्टमर है अब वो नंबर में क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, कम हो जाएगा। तो दिस मीन हमारे बिजनेस के लिए क्या बन गया? थ्रेट। दिस मीन हमें अब इसके अगेंस्ट को सोचना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अब अडल्ट्स गारमेंट्स की तरफ जाना चाहिए रादर दैन सिर्फ चिल्ड्रन गारमेंट्स पे रहना। क्या ख्याल है? ऐसी बात है? या आपने देखा आजकल बड़े बड़े जो अडल्ट्स गारमेंट्स के ब्रांड्स हैं वो चिल्ड्रन गारमेंट्स की तरफ आ रहे हैं। क्यों? अडल्ट्स गारमेंट्स के ब्रांड में क्या हुआ? कंपटीशन बड़ा बढ़ गया और यहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो उन्होंने क्या किया? मार्केट कैप्चर करने के लिए चिल्ड्रन गारमेंट्स में आना शुरू हो गए। क्यों? वो चिल्ड्रन गारमेंट्स में क्या बन गई? अपॉर्चुनिटी बनना शुरू हो गई। सो सोशल फैक्टर में क्या देखना है कि सोसाइटी जहां पे हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं हमारे बिजनेस के टाइप की है या नहीं है। मीन हमारी प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर रही है तो पॉजिटिव है। नहीं, हमारे टाइप की नहीं है, हमारी प्रोडक्ट्स को प्रेफर नहीं कर रही, तो ये क्या होगी? हमारे लिए नेगेटिव होगी। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में हमने क्या देखना है? अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। कि हम जिस कंट्री में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे हमारे टाइप के बिजनेस की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं। अगर तो अवेलेबल है
तो हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो उससे हमें मिलेंगी कॉस्ट एफिशिएंसीज। कैसे कॉस्ट एफिशिएंसीज मिलेंगी? लेबर काम करती है 8 घंटे, मशीन चलेगी 24 घंटे। इस रूम का रेंट 8 घंटे में सपोज 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, 24 आवर्स में 300 यूनिट प्रोड्यूस होंगे, तो रूम का रेंट जो है वो पर यूनिट कॉस्ट को कम करेगा। ये क्या है? एफिशिएंसी जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से हमें मिलती है। क्या कहना? लेबर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मशीन एक ही 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, उस पर 2 बंदे लगा दिए हमने, तो 98 लोगों की कॉस्ट बची। ये क्या है? कॉस्ट एफिशिएंसी जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से हमें मिलती है। दिस मीन जिस बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे हमारे टाइप के बिजनेस की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट है? अपॉर्चुनिटी है। क्यों? उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए हम कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के थ्रू जब भी आप प्रोडक्शन करोगे तो आपकी प्रोडक्शन की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगी, वेस्टेज ऑफ मटेरियल जो है वो कम होगी। क्यों? मैनुअली जो यूनिट प्रोड्यूस होते हैं उसकी क्वालिटी अफेक्ट होती है। कभी भी सारे यूनिट सेम साइज सेम शेप के नहीं बनते। मशीन के थ्रू सारे यूनिट सेम साइज सेम शेप के बनेंगे, क्वालिटी होगी, वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम होगी। क्यों? मटेरियल साथ साथ रिसाइकल होता रहता है। तो ये चीज़ हमारे बिजनेस के लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी। हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे हमारे टाइप के बिजनेस की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, और आजकल आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ लोकल बिजनेस के साथ नहीं, पूरी दुनिया के बिजनेस के साथ है। क्यों? बाहर के ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स भी बड़ी इजीली यहाँ पे अवेलेबल हैं। उन्होंने अपने आउटलेट्स भी यहाँ पे बनाए हुए हैं। आउटलेट नहीं भी है तो अब ऑनलाइन भी कस्टमर के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो बाहर की चीज़ें मंगवा सकते हैं। और बाहर प्रोडक्शन हो रही है किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू, एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू। और उनकी जो कॉस्ट एफिशिएंसीज अगर आपकी नहीं है तो क्या प्राइस में कम्पीट कर सकोगे? नहीं। तो उस पॉइंट से हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा? नेगेटिव टेक्नोलॉजी का ना होगा। हाँ, अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो हम भी उसे अडॉप्ट करके कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव करके क्वालिटी इंप्रूव करके फॉरेन कंपेटिटर्स की गुड्स को क्या कर सकते हैं? कंपीट कर सकते हैं, क्वालिटी पे भी प्राइस पे भी। और ये चीज़ हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हमें क्या करेगी? हेल्प देगी। सो हमारे कंट्री के अंदर जहाँ पे हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी नहीं है तो थ्रेट है। लेकिन सिर्फ अवेलेबिलिटी नहीं, साथ हमें देखना है क्या उस टेक्नोलॉजी में हमारे कंट्री में कोई इनोवेशंस भी आ रही हैं। क्यों? दुनिया में तो इनोवेशंस भी आ रही हैं ना, और जितनी इनोवेशंस आ रही हैं वो और ज़्यादा क्वालिटी को इंप्रूव करने में, कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने में हेल्प देती है। और हमारे अगर यहाँ पे इनोवेशन नहीं आ रही तो ये भी हमारे लिए क्या बनेगा? थ्रेट बनेगा। क्यों? हम फिर भी प्राइस पे उनको कम्पीट नहीं कर सकेंगे। क्यों? अब कंपटीशन आपका सिर्फ लोकल बिजनेसेस के साथ नहीं है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन ऑनलाइन बिजनेस, कस्टमर के पास पूरी दुनिया की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अलीबाबा के थ्रू अवेलेबल हैं, ईबेस के थ्रू अवेलेबल हैं, अमेजॉन के थ्रू अवेलेबल हैं। अब आप सिर्फ लोकल प्रोडक्ट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रख सकते कस्टमर को। इसके अलावा कुछ इकोलॉजिकल फैक्टर हैं यहाँ पे। इकोलॉजिकल का मतलब क्या है? एनवायरमेंट। लेकिन कौन सा एनवायरमेंट? माहौल वाला एनवायरमेंट। माहौल वाला एनवायरमेंट जिसके अंदर हमें क्या देखना है? हमें कुछ फैक्टर्स को देखना है, लाइक पॉल्यूशन है, रिसोर्सेस यूजेज है, कि आइदर हम जो है इन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्यों? लोगों के अंदर इन चीज़ों की अवेयरनेस जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो गई है। ये पाकिस्तानी कौम को भी पता चल गया कि पॉल्यूशन कोई चीज़ होती है और बुरी चीज़ होती है और हेल्थ को अफेक्ट करती है। कब? आज से 2 साल पहले जब स्मॉग स्टार्ट हुई थी तब से। अदरवाइज़ ये सारी ज़िंदगी धुएं में फिर रहे हैं, मिट्टी में फिर रहे हैं, पोल्यूशन में फिर रहे हैं, इनको पता ही नहीं पोल्यूशन भी कोई चीज़ होती है। लेकिन अब इनको भी अवेयरनेस आ गई है, पोल्यूशन कोई चीज़ होती है। और कहाँ से होती है? ये फैक्ट्रीज़ के धुएं से होती है। क्या ख्याल है? और ऐसी फैक्ट्रीज जिनका धुआं ज़्यादा है, अब मीडिया उनको हाईलाइट कर रहा है कि ये कॉज बन रहे हैं इस पॉल्यूशन के, इस स्मॉग के। तो क्या कंज्यूमर ऐसी बिजनेस की प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेगा? नहीं। तो हमें भी क्या करना है?
जो लोगों की कंसर्न है अबाउट एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंगली चलना है, मीन पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। रिसोर्सेज सिर्फ यूज़ नहीं करने, हमें उनको रिप्रोड्यूस भी करना है, क्योंकि अगर हम यूज़ कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो हम रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। तो इस चीज़ से भी हमारी रेप्यूट अफेक्ट होने से, कस्टमर लूज़ होने से बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। हाँ, अगर हम इन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं जिससे हमारी रेप्यूट अच्छी होगी, उससे कस्टमर अट्रैक्ट होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव मीट करने में क्या करेगा, हेल्प देगा। नहीं, ऐसी चीज़ों को हम फोकस नहीं कर रहे तो मीडिया हाईलाइट करेगा, या कस्टमर को पता चल गया तो बैड रेप्यूट की वजह से वो लूज़ होने से हमारी पोजीशन अफेक्ट हो सकती है। इकोलॉजिकल फैक्टर, कि हम माहौल को, मीन एनवायरनमेंट को, पॉल्यूशन को, ऐसी चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लीगल फैक्टर में क्या है, कुछ लॉज हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। क्या लॉ है, सपोज कंपनी लॉ है, एम्प्लॉयमेंट लॉ है, कंज्यूमर लॉ है। कंपनी लॉ, हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे कंपनी लॉ है कि हमारे टाइप के बिजनेस को अगर कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो उसकी पहले किसी गवर्नमेंट लेबॉर्ट्री से आपने टेस्टिंग करवानी है, अप्रूवल करवानी है, उसके बाद लॉन्च कर सकते हो। ऐसे मुंह उठा के लॉन्च नहीं कर सकते। और वो अप्रूवल प्रोसेस बड़ा कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है। बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, जितनी कॉस्ट आएगी वो भी हमारे ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट करेगी, जितना डिले आएगा वो भी हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करने में, कंपटीशन को डील करने में अफेक्ट करेगा। और अगर वो प्रोडक्ट अप्रूव ना हुई तो सारी की सारी प्रोडक्शन में हमें क्या करना पड़ेगी, लॉस्ट करना पड़ेगी। तो इसलिए भी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, नेगेटिव। ठीक हो गया। एम्प्लॉयमेंट लॉ क्या है, कि हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज रेट इंक्रीज कर दिया है। हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, लेबर कॉस्ट अब क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। उससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। पर यूनिट मार्जिन कम होने से ऑब्जेक्टिव इफेक्ट होगा। हाँ, अगर हम प्राइस चार्ज करके कस्टमर को चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो डिमांड कम होने से, हमारी सेल इफेक्ट होने से ऑब्जेक्टिव मीट करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट लॉ। कंज्यूमर लॉ क्या है, कि हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे कंज्यूमर लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट है। एक एग्जांपल तो आपको, यूके में एक कंज्यूमर लॉ है कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको 15 डेज की वारंटी पे सेल करनी है। कंज्यूमर चाहे तो 15 डेज के अंदर प्रोडक्ट वापस दे के अपने पैसे भी डिमांड कर सकता है, अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो 15 डेज के अंदर अंदर चाहे तो कंज्यूमर रिप्लेसमेंट भी ले सकता है। मीन आपको 15 डेज की वारंटी पे सेल करनी है। 2008 में इस लॉ को मैंने भी यूज़ किया। 2008 में पहली दफ़ा एप्पल ने एक वाइट कलर का आईफोन इंट्रोड्यूस करवाया। अदरवाइज उससे पहले ग्रे, ब्लैक यही फ़ोन होते थे। जैसे अभी ये पीछे रेड आया था तो मार्केट में बड़ी धूम मची जी, वाइट कलर का फ़ोन, क्या खूबसूरत, क्या अट्रैक्टिव फ़ोन है। तो मैंने भी घर बैठे जो है वो ऑर्डर किया, वाइट फ़ोन आ गया। एक हफ्ता मैंने यूज़ किया। जब मैं बाहर जाता था तो देखता था ज़्यादातर मेल ब्लैक फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और फीमेल वाइट फ़ोन यूज़ कर रही हैं। जैसे ये रेड आईफोन फीमेल के लिए था मेनली। कुछ दोस्तों ने भी बड़ा टॉन्ट किया कि तूने तो लेडीज़ फ़ोन ले लिया, ब्लैक लेना चाहिए था। मैं कहा हाँ यार, बात तो ठीक है। खैर हफ्ता मैंने यूज़ किया, अभी 15 डेज़ वारंटी में था। मैंने आके उनको कॉल की कि मुझे ये थोड़ा फीमेल सा टच दे रहा है, मुझे कलर पसंद नहीं है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मुझे ब्लैक फ़ोन चाहिए। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम सर। वेरी नेक्स्ट डे एक सील पैक ब्लैक फ़ोन मेरे पास आया, और वो वाइट फ़ोन जो हफ्ता मैंने यूज़ किया हुआ था, डब्बा शब्बा एसेसरी सब कुछ खुली हुई, वो वापस ले गया विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। क्यों? 15 डेज़ की वारंटी में कंज्यूमर लॉ प्रोटेक्ट कर रहा था। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते तो कंज्यूमर लॉ के अगेंस्ट था। बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ प्रोडक्ट भी वापस लेना पड़ेंगी। अब वो एज ए न्यू उस फुल प्राइस पे नहीं बिक सकती। तो अब बिज़नेस को क्या करना चाहिए फिर, अपनी प्राइस के अंदर इन चीज़ों के भी मार्जिन रखना चाहिए। क्या ख्याल है? इस तरह से यूएसए की बात करें, वहाँ से अगर आप एप्पल स्टोर से फ़ोन लेना
तो आपको 1 साल की वारंटी देते हैं, पूरे 1 साल की। 1 साल के अंदर फ़ोन में कुछ भी हो जाए आप फ्री रिप्लेसमेंट ले सकते हो। 2012 में मैंने वहाँ से एक आईफोन मंगवाया, और पाकिस्तान में आपको पता है बिजली के मसले होते ही नहीं हैं। कभी हमने जनरेटर पे या यूपीएस पे तो फ़ोन चार्ज किया ही नहीं होता। तो मैंने क्या किया, वो फ़ोन कभी जनरेटर पे चार्ज हो रहा है, कभी यूपीएस पे चार्ज हो रहा है, कभी गाड़ी में चार्ज हो रहा है। कोई 7-8 माह यूज़ किया, एक दिन कहीं जनरेटर पे लगा हुआ था, कोई स्पार्क पड़ा, फ़ोन डेड। उसको ऑन करूँ हो ही जा। 8 माह यूज़ किया हुआ था। कितनी वारंटी थी? 1 साल। वापस वहाँ पे भेजा। उन्होंने फ़ोन पकड़ा, ऑन किया, ऑन नहीं हो रहा। उन्होंने वो पीछे फेंका और एक नया डब्बा पैक फ़ोन थमा दिया। मैं ये पूछने की भी कोशिश नहीं की कि इसे हुआ क्या है, कैसे ये बंद हुआ है, नहीं। क्यों? वारंटी में था। कंज्यूमर लॉ। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो हमें क्या करना है फिर? अपनी प्राइस के अंदर इन चीज़ों का भी मार्जिन रखना है। सो कुछ लॉज हैं जो हमारे बिजनेस को कभी भी पॉजिटिवली इफेक्ट नहीं करते, ऑलवेज नेगेटिवली ही इफेक्ट करेंगे। क्यों? जब भी इनमें चेंज आएगा तो उसकी कंप्लायंस करना पड़ेगी। कंप्लायंस करने पे कॉस्ट आएगी, तभी हमारा ऑब्जेक्टिव इफेक्ट होगा। कंप्लायंस नहीं करेंगे तो फाइन्स, पेनल्टीज़ या रेपुटेशन जो हमारे बिजनेस को नेगेटिवली ही अफेक्ट करेगी। सो हमें बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजरियल एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं। हमें बिजनेस को मैनेज करने के लिए क्या करना है? एक्सटर्नल एनालिसिस, मीन आउटसाइड द बिजनेस कुछ फैक्टर्स देखने हैं, जिसमें से कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हमें मिलेंगे जो हमारे बिजनेस के लिए क्या है? अपॉर्चुनिटीज़, और कुछ नेगेटिव फैक्टर्स मिलेंगे जो हमारे बिजनेस के लिए क्या है? थ्रेट्स है। और हमें ये देखने हैं क्यों ये हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देंगे और ये हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन ये क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, कैसे पता चलेंगी? एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करने से। कैसे हमने एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करना है? थ्रू 6 पेस्टल फैक्टर्स। गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखनी है हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव है। इकोनॉमिक फैक्टर को देखना है हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। सोशल फैक्टर, कंज्यूमर की प्रेफरेंस, डेमोग्राफी को देखना है हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। टेक्नोलॉजी के अवेलेबल, उसमें इनोवेशन को देखना है हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इकोलॉजिकल फैक्टर मीन कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट को हम मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये भी बिजनेस के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव बनेगा ड्यू टू रेप्यूट। और लीगल फैक्टर को देखना है कि लॉ में कोई भी चेंज आती है तो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है, उसके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम बचे नहीं रह सकते, बिजनेस अफेक्ट होगा ही होगा। इनके ऊपर मेरी कोशिश थी आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, लेकिन आज मेरे ख्याल से इनफ है। कल होपफुली हम इसके ऊपर कुछ 2-3 अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बल्कि आगे क्वेश्चन दे दें मुझे ज़रा। एक क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं। गरीबों में बांट दो। बाकी मेरे वापस दे दो, छोटे भाई के लिए नहीं लेना जी। सबके पास क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 हमें मिलेगा एक। क्वेश्चन नंबर 1, रिक्वायर्ड आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मीन एक्सटर्नल फैक्टर्स relevant to the above situation and group them for the purpose of pest analysis। पेस्टल नहीं, क्या वर्ड उसने यूज किया? पेस्टल। पुराने ज़मानों में जब ये पेस्टल नया नया पैदा हुआ था तो इसका नाम पेस्टल नहीं, इसका नाम था पेस्ट। मीन 4 फैक्टर थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। लेकिन जो पॉलिटिकल है सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, इसका नाम था पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर,
मीन लीगल सेपरेट हेड नहीं था, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। दिस मीन हमारे आंसर में आएंगी 4 हेडिंग, लेकिन उसके अंदर हमें फैक्टर्स जो हैं वो 5 आइडेंटिफाई करने हैं। फिर पता चला नहीं यार, बिजनेस जो है वो माहौल को भी इफेक्ट करता है। क्या ख्याल है? तो एक इकोलॉजिकल फैक्टर भी होना चाहिए। तो साथ एक और ई आ गया, और वो जो पॉलिटिकल एंड लीगल था वहाँ से लीगल को भी सेपरेट हेड दे के क्या बना दिया गया, पेस्टल बना दिया गया। तो अगर एग्जामिनर कहे कि आपने पेस्ट एनालिसिस परफॉर्म करना है, तुम्हारे आंसर में 4 हेडिंग्स आएंगी, जिसके अंदर हम फैक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे। ये पॉलिटिकल हैं, ये इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल भी उसी के अंदर पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर की हेडिंग के। और अगर पेस्टल एनालिसिस परफॉर्म करना है तो फिर हमारे आंसर में 6 हेडिंग्स आएंगी। क्वेश्चन के अंदर से प्लीज मुझे कोई पेस्ट फैक्टर्स आइडेंटिफाई करके देंगे। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल आइडेंटिफाई करें, भी फिर मिलकर डिस्कस करते हैं। ये बातें समझ आ रही हैं, चीज़ें आइडेंटिफाई हो रही हैं। दिस मीन टॉपिक कवर हो गया हमारा। अभी बुक नहीं हमने खोली, अभी हमने हवा में डिस्कस किया। दिस मीन हम क्वेश्चन टैकल करने के काबिल हैं। और ये BMBS में कोई 12 नंबर का क्वेश्चन ये एक दफ़ा टेस्ट हुआ था, और स्टूडेंट के लिए बहुत ही औखा क्वेश्चन था। सो पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर हमने देखने हैं, इकोनॉमिक देखने हैं, सोशल देखने हैं और टेक्नोलॉजिकल देखने हैं। Flavorsome, a US-based fast food chain, has gained worldwide recognition due to unique taste, exemplary ambience and economy meals. अभी इसने सिर्फ कंपनी की इंफॉर्मेशन दी है कि एक फास्ट फूड चेन है जिसकी प्रोडक्ट का टेस्ट बड़ा अच्छा है, एम्बियंस बड़ी अच्छी है और इकॉनमी मील मीन सस्ते मील देते हैं। कोई फैक्टर नहीं। It is considering to exploit an opportunity to expand its business in major cities of Exanta. मीन यूएसए में ऑपरेट कर रहे हैं और कि एग्जांटा के मेजर सिटीज़ में, एग्जांटा हो सकता है कोई कंट्री या साथ वाला, वहाँ के मेजर सिटीज़ में बिज़नेस को एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटी है बिज़नेस के पास। कोई फैक्टर नहीं। ये नहीं उसने कहा कि वहाँ पे जी लोग बड़े प्रेफर करेंगे, ये हो रहा है, ये वो हो रहा है, कुछ भी नहीं अभी तक। Exanta is a developing country where demand for fast food is ever increasing, and during the last decade बोले तो पिछले 10 सालों में local as well as international fast food chain have enjoyed substantial profits. एक्जांटा एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे फास्ट फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा है और फास्ट फूड बिजनेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। मेन फास्ट फूड की इंडस्ट्री भी वहाँ पे क्या है, ग्रोथ में है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये एक इकोनॉमिक फैक्टर है जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा, डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्या ख्याल है? डेवलपिंग कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रॉफिटेबिलिटी हाई होने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
Despite widening wealth gap, fast food has gained immense popularity among lower and middle class. और लोअर और मिडिल क्लास किसी भी कंट्री के अंदर नंबर में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रिच पीपल। क्या ख्याल है? तो ये क्या है, सोशल फैक्ट्री की डेमोग्राफी जो है वो हमारे टाइप की है। क्यों हम टारगेट किसे करने जा रहे हैं? मेनली लोअर और मिडिल क्लास को। तो ये सोशल फैक्टर भी पॉजिटिव है जो हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा। तो एक इकोनॉमिक फैक्टर मिल गया, एक सोशल मिल गया। However, social awareness groups are pressurizing health ministry to revise public health policy by introducing stringent regulation on fast food industry. कि मरी मुर्गियों के शवारमे बर्गर पिज़्ज़े खिलाते रहते हैं, ऊपर बकरा लिख के पता नहीं क्या क्या खिला देते हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट को जो है वो कहा जा रहा है कि आप इनके रेगुलेशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करें ताकि ये हेल्दी फूड प्रोड्यूस करें। तो अगर वो लॉ रेगुलेशन और नए बनते हैं तो ऑब्जेक्टिव मीट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कहाँ पे ये बात करेंगे? लीगल फैक्टर। द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग टैक्स हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब क्या होता है? छुट्टी। टैक्स हॉलीडे मीन टैक्स से छुट्टी, मीन टैक्स वेव। सो द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग टैक्स हॉलीडे टू इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और हम कहाँ से आ रहे हैं? फॉरेन से ही आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी जो ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। और ये क्या बनेगा? पॉलिटिकल फैक्टर, मीन एक तरह की सब्सिडी। क्या ख्याल है? दिस इंसेंटिव इज स्ट्रांगली बीइंग अपोज्ड बाय लोकल बिजनेस कम्युनिटी। ओबीसी उन्होंने तो चीखें मारनी है, लेकिन हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है इसका। So in the past few years, Exanta has seen high inflation rate. इन्फ्लेशन रेट एक्सांटा में हाई है जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हुए ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इकोनॉमिक फैक्टर। एंड द गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग टू रेज द मिनिमम वेज रेट बाय 25%। लीगल फैक्टर। क्यों? ये भी हमारी लेबर कॉस्ट को इंक्रीज करते हुए ऑब्जेक्टिव मीट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बर्गर बडी, a leading fast food chain, is gaining popularity because of its social contributions, advanced technologies, use of social media, mobile application for promotional activities. This means वहाँ पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो एक बर्गर बडी यूज़ कर रहा है, तो हम भी उसे यूज़ करते हुए अपनी मार्केटिंग करते हुए कस्टमर को कैप्चर कर सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा। मीन्स सोशल मीडिया, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। और आगे ख़त्म हो गया। तो क्या था हमारे पास? कोई 3 पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, 2 इकोनॉमिक, 1 सोशल और 1 टेक्नोलॉजिकल। मीन टोटल हमें 6 आइडेंटिफाई करने थे इन 4 हेड के अंदर। 1 2 3 4 और यहाँ से 3 की बजाय 2 भी लिख दो तो फिर भी हमारा आंसर कंप्लीट है। एक क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपने उसके अंदर से पैस्टल फैक्टर्स आइडेंटिफाई करके लाने हैं। कल आते ही हम क्लास में ये डिस्कस भी करेंगे। एक असाइनमेंट भी दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 1 एज ए असाइनमेंट आपने अटेम्प्ट भी करके लाना है। कल पढ़ना शुरू कर देना मेरे ख्याल से। क्या ख्याल है? तो आज जाके जो हमने 1.5 घंटा पढ़ना है ये सब्जेक्ट, तो उसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 एज ए असाइनमेंट अटेम्प्ट करना है आपने।